Aspirants, today we are going to start our next session in this reasoning series. We have already completed many videos in the series. You can go and watch those videos on our YouTube channel, Aklan, and subscribe to our YouTube channel. And if you want to practice more test series, then you can download Aklan app from Google Play Store. And if you want the PDF of this video, you may get it in the description box. There you will find a Telegram link. So let's start today's session. ये पहला क्वेश्चन है सिलोगिज्म का. Some dogs are bats while some bats are cats. सिलोगिज्म के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? हम काफी टाइम से इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. आप पहले की वीडियो जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी. कुछ डॉग्स बैट्स हैं जबकि कुछ बैट्स कैट्स हैं. तो हमने एक लिया डी, एक लिया बी और एक लिया सी. डी और बी में कुछ चीजें कॉमन है क्योंकि सम आ गया. ऐसे ही बी और सी में कुछ चीजें कॉमन है क्योंकि बी का कुछ हिस्सा सी है. एक और तरीका इसको बनाने का क्या हो सकता है कि ये जो सी है इसको मैं अलग से ना बनाकर नीचे ले आऊं. ये हो गया डी, ये हो गया बी, और जो सम बैट्स आर कैट्स हैं यानी कि जो कैट है ये हो सकता है कि डॉग को भी टच करे. ऐसा भी हो सकता है इसके सर्कल को. अब देखते हैं पहला निष्कर्ष. सम डॉग्स आर कैट्स. क्या कुछ डी सी हैं? पहले के हिसाब से तो नहीं है, दूसरे के हिसाब से है, बट पक्का नहीं किए चलेगा. सम कैट्स आर डॉग्स, ये भी वही बात है कि कुछ सी डी है. अगेन पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में हो सकता है. ऐसे में जब फिक्स आपको परमानेंट मतलब एक पक्का नहीं पता हो कि पहला सही है या नहीं, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पक्का ठीक होगा ही. इसलिए दोनों ही कंक्लूजन गलत है. आंसर हो जाएगा डी. नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज. ऑल द बुक्स आर पेंसिल्स. सारा जो बी है वो है पी के अंदर पेंसिल्स में. नो पेंसिल इज इरेजर. कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है. पी का कुछ भी हिस्सा ई से नहीं मिलता, ये अलग अलग है. कंक्लूजन. ऑल दी पेंसिल्स आर बुक्स. क्या सभी पेंसिल बुक हैं? बिल्कुल भी नहीं. पेंसिल का तो कुछ हिस्सा है ना बुक में. आप क्लियरली डायग्राम बनाओ, उससे समझ में आ जाता है. बी तो पूरा पूरा पी के अंदर है, बट पी थोड़ा ही है जो बी के अंदर है, तो पहला गलत है. सम इरेजर्स आर बुक. जब पूरा का पूरा बी मेरा पी के अंदर चला गया तो ई के लिए, इरेजर के लिए कोई अलग से बी बचा है? बचा ही नहीं. दूसरा गलत हो गया. नो बुक इज इरेजर. हाँ ये बात तो सच है कि कोई भी बुक इरेजर नहीं है, तो ये बात तो सच कह रहे हैं. सम बुक आर इरेजर कैसे हो जाएगा जब सम इरेजर आर बुक नहीं है? तो अगेन वही बी का कुछ हिस्सा ई में कैसे आ सकता है? गलत. आंसर क्या होगा? ओनली 3. तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी. ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलोज. ऑल दी गोट्स आर टाइगर्स. यानी कि पूरा जी टी में है. ऑल दी टाइगर्स आर लॉयंस. और पूरा टी एल में है. आपको इनके मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता, आपको बस डायग्राम बनाने होते हैं कि जी टी के अंदर है और टी एल के अंदर है. पहला है कंक्लूजन. ऑल दी गोट्स आर लॉयंस. क्या सारी की सारी गोट लॉयन होंगी? बिल्कुल. जब जी पूरा टी के अंदर है और टी खुद एल के अंदर है तो ऑब्वियसली जी पूरा एल के अंदर होगा. ऑल दी लायंस आर गोट्स. यहाँ पे अंतर है. देखो गोट तो पूरा एल को ले रहा है, लेकिन क्या एल पूरा का पूरा जी के अंदर आ रहा है? बिल्कुल नहीं. ये एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो सेकंड गलत है. सम लॉयंस आर गोट्स. या दिस इज राइट. कुछ तो लॉयन का हिस्सा है जो जी के अंदर आ रहा है. सम टाइगर्स आर गोट्स. बिल्कुल टी का भी कुछ हिस्सा है जो जी के अंदर आ रहा है. ऐसे आप करते चलोगे, आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपको बहुत इजीली समझ में आता चला जाएगा. कौन कौन से इसमें हुए? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी. सम टेबल्स आर टीवी. कुछ टी का हिस्सा जो टेबल है वो टीवी में है. सम टीवी आर केबल. टीवी को वी से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो जो आपको आसान रहे. एग्जाम में वैसे भी कम टाइम होता है तो आपको जल्दी जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन. सम टीवी आर रेडियोस. वी का आर में है. चलो टी लिख देते हैं.
दूसरा मैंने इसका बताया कैसे हो जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। क्या पता कि जो कुछ टी है टेबल वाला, वो टीवी से तो मिल ही रहा है, क्या पता जो आर है वो टेबल को भी अपने अंदर ले ले, ये भी हो सकता है। लेट्स सी, सम टेबल्स आर रेडियोस, क्या कुछ टेबल रेडियो है? पहले में तो नहीं है, क्योंकि टेबल अलग है रेडियो अलग है। दूसरे में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नॉट श्योर। सम रेडियोज आर टेबल, कुछ रेडियो टेबल है, अगेन फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में देयर इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे अभी तक तो। ऑल दी रेडियोज आर टीवी, पूरा का पूरा रेडियो टीवी में है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आर एकदम अलग है, मिलेगा भी तो थोड़ा, लेकिन पूरा तो नहीं। एंड ऑल टीवी आर टेबल्स, पूरा टीवी टेबल में है, टीवी का ये सर्कल है, ये कैसे पूरा का पूरा टेबल के अंदर आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑल दी फोन्स आर स्केल्स, पूरा पी एस में है। ऑल स्केल्स आर कैलकुलेटर, पूरा एस सी के अंदर है। नाउ फर्स्ट, ऑल दी कैलकुलेटर्स आर स्केल, क्या पूरा सी एस के अंदर है? बिल्कुल नहीं, सी सबसे बड़ा है इसमें, जो ये कैलकुलेटर वाली कैटेगरी सबसे बड़ी है, इसका कुछ ही हिस्सा है जो एस के अंदर आ रहा है, बाकी तो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ऑल कैसे आ जाएगा? ऑल दी फोन्स आर कैलकुलेटर, क्या पूरा फोन कैलकुलेटर में है? हाँ, जब पूरा पी एस में है, पूरा एस सी में है, तो पूरा का पूरा पी भी सी के अंदर चला जाएगा। ऑल स्केल्स आर फोन्स, क्या पूरा एस पी के अंदर है? नो, सम एस इज लेफ्ट, रॉन्ग है। सम कैलकुलेटर्स आर फोन, हाँ बिल्कुल, कैलकुलेटर सबसे बड़ा हिस्सा है, उसका कुछ हिस्सा है जो पी के अंदर आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा सी ही तो है, और इस पूरे सी के अंदर का कुछ हिस्सा पी के अंदर आ रहा है। दिस इज करेक्ट। सो विच विल बी योर राइट आंसर? सेकेंड एंड फोर्थ, दैट इज डी। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ मिरर इमेज। आपको इसमें दर्पण प्रतिबिंब का बताना है। मिरर इमेज में हम क्या मानते हैं कि सपोज इस तरफ यहाँ पर आपको वैसे कोई मिरर की पोजीशन बताई गई होती है, इस तरफ हमने मान लिया कि एक मिरर रखा हुआ है हमारे पास, तो इसके हिसाब से क्या इसका रिफ्लेक्शन बनेगा? आप देखो, मिरर में जब भी हम ऐसे चलते हैं यहाँ से, इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं? सबसे पहले जो ये वाली लाइन है, ये कैसे बननी चाहिए? ऐसे बननी चाहिए। तो देखो किस में ऐसी आ रही है, तो सेकंड में, थर्ड और फोर्थ। फिर ये जो डी है इस तरीके से सेमी सर्कल, ये इसके नीचे आना चाहिए ऐसे। किस में बन रहा है ये वाली शेप में? या तो 2 में बन रहा है या 4 में, तो 3 कैंसिल कर देती हूँ, 1 कैंसिल कर देती हूँ। देन ऊपर का ट्रायंगल ऐसे आना चाहिए कि इस बेस से इसका बेस मिले। सेकंड में देखो, ये बेस से इसका पॉइंट मिल रहा है ट्रायंगल का, गलत हो गया, यहाँ पे बेस से बेस मिल रहा है, यानी फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। योर आंसर विल बी डी। अगेन ये क्वेश्चन मिरर इमेज का है। इसमें मिरर इमेज में आप देखो, यहाँ पे आप इस साइड एक मिरर प्लेस कर दो और फिर देखो कि किस तरीके से इसकी मिरर इमेज बन सकती है। ये ऐसे मिरर है, तो सबसे पहले ये एन वाली शेप है इसका, ये वाला बार आएगा, और उसके बाद फिर नीचे से ये ऐसे आना चाहिए ये चीज, यानी कि ऐसे। किस किस में है? या तो 1 में है, 2 हटा देते हैं, 3 गलत है, या फिर 4 में है, 1 और 4 में से देखते हैं। अब आप इसका टॉप पोर्शन देखो, ऊपर का ये ऐसे होना चाहिए, यानी कि पहले ऐसे एंड देन ये, जबकि इसमें क्या है, फर्स्ट में पहले छोटा है देन बड़ा है, ये गलत है ना, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है। तो क्या आंसर आंसर बचा है इसका? फोर्थ। स्टडी दी फॉलोइंग डायग्राम। ये क्वेश्चन देखने में आपको जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ओरली ही। हाउ मेनी टीचर्स आर नीदर ऑथर नॉर सिंगर। इसमें आपको इस आरेख में ये बताया गया है, ये तो टीचर का है यानी शिक्षक, ट्राइंगल्स जो है। देन ये जो रेक्टेंगल है ये है ऑथर्स का यानी लेखक का, और ये है सिंगर्स का जो पूरा सर्कल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से इतने टीचर हैं, यानी शिक्षक तो होने चाहिए, वो ट्राइंगल तो होना चाहिए जो कि ना तो लेखक है बट वो रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए, ना ही गायक है वो सर्कल में भी नहीं आना चाहिए। तो ट्राइंगल का वो हिस्सा जो ना रेक्टेंगल को टच करा है ना ही सर्कल को, वो कौन सा है? इससे ऊपर ऊपर का। कितने नंबर आ रहे हैं उसके अंदर? खाली एक, तो 1 विल बी योर राइट आंसर, ए।
Which of the following diagram represent relationship among society, teacher and student? समाज, शिक्षक और छात्र के बीच में कौन सा एक सही संबंध बताता है? समाज तो एक सोसाइटी तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, उसके अंदर कई तरीके के लोग रहते हैं। वो टीचर भी हो सकते हैं और स्टूडेंट भी। तो इस तरीके से आना चाहिए, जो टीचर होगा एक हो जाएगा टीचर का और कुछ हो जाएगा एक स्टूडेंट का। आंसर हो जाएगा बी। Pointing to a photograph of a boy, सुरेश said. एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। यानी मेरी माँ, अब हम सुरेश की तरफ से बात करें तो सुरेश की जो माँ है, ये है सुरेश, ये हो गई इसकी माँ, उनका इकलौता बेटे का बेटा, यानी उनका इकलौता बेटा तो खुद सुरेश हुआ, और अब सुरेश भी इसके बेटे की बात कर रहा है, यानी कि इसका सन हुआ। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? क्या रिलेशन हुआ सुरेश में और इस बच्चे में? ये सुरेश हुआ उसका फादर, पिता हो जाएगा आंसर सी। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, वाजपेयी सेड ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय ब्रदर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। यानी कि ये अगर वाजपेयी है तो उसके भाई, जो भी उसका ब्रदर रहा होगा, हमें नहीं पता उसका क्या नाम है, उसके पिता, अगर इसके भाई का पिता है यानी कि वाजपेयी का खुद का भी पिता हुआ, तो यहाँ इसका फादर की बात हो रही है। यहाँ तक का हो गया। पिता की इकलौती पुत्री, अब इसके फादर की ही जो बेटी है, तो वो क्या लगी? इकलौती पुत्री है वो, तो वो लगी वाजपेयी की बहन, और उसका भी पुत्र है, यानी कि इसका बेटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से वाजपेयी का क्या संबंध है? क्या रिलेशन हुआ? मामा का रिलेशन हुआ, क्योंकि इस बच्चे की जो मम्मी है उनका ब्रदर है वाजपेयी। तो आंसर हो जाएगा डी, मैटरनल अंकल। सिलेक्ट दी रिलेटेड लेटर्स, इसमें से हमें बताना है सही अक्षर का, सही संख्या का चयन करना है। 49, 81, 64। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, 7 का वर्ग है। 81 है 9 का स्क्वायर। तो जैसे जब ये ऐसा था ना, बीच में एक सिंगल रेशो है, यानी कि 49 और 81 आपस में जैसे रिलेशन रखते हैं, ऐसी डबल रेशो आ गया। तो वैसे 64 का किससे होगा? 7 से 9 कैसे आ सकते हैं हम? 7 + 2 करके। ऐसे ही अब 64 देखो, ये किसका है? 8 का स्क्वायर है, तो 8 में भी हमें क्या करना पड़ेगा? 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, ये भी पहले उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि क्या हो सकता है। ड्राइव से बनाया है EIDRF, कैसे बना होगा? सबसे पहले लास्ट लेटर को हम लेकर आए E, देन I, फिर हम थर्ड को लेकर आए, देन DRV, तो फिर जितने बचे उनको लाइन से लिख दिया DRV। ऐसे ही करो बेगम, इसमें सबसे पहले आएगा जो लास्ट लेटर है फिफ्थ वाला M, देन थर्ड वाला आया G, एंड देन जो बचे उन्हें लास्ट लिख दो B, E और U। कितना हो जाएगा इसका? MGBEU। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। K is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, यानी कि L की कोई भी हमें एक पोजीशन दे रखी है, ये L है, L से दक्षिण पश्चिम में K है। पहले आप ये मैप बना लो, डायरेक्शन मैप जो होता है, ये होता है नॉर्थ, ऊपर हो गया उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूरब, और वेस्ट हो गया पश्चिम। अगर साउथ वेस्ट की बात की जा रही है तो ये दक्षिण पश्चिम की बात की जा रही है, तो L के पॉइंट से दक्षिण पश्चिम की दिशा में हुआ K, और कितना है? 40 मीटर दूर है। देन यदि M L के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, अब M की अलग बात है, अब बात हो रही है दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट की, तो साउथ और ईस्ट के बीच में बनेगा ऐसे। L से जो M है यहाँ पर आएगा,
ये है, ये भी 40 ही है, दक्षिण पूर्व में है ये। तो एम के की किस दिशा में है, ये ध्यान रखना कि किसका पूछा है, एम का पूछा गया, यानी एम के हिसाब से किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में हो गया, ये आ जाएगा आंसर ईस्ट, सी। ए बॉय रोड हिज साइकिल नॉर्थवर्ड, एक लड़का अपनी साइकिल पर उत्तर की ओर गया। यहां से सपोज उसने स्टार्ट किया है, फिर वो पहले नॉर्थ में गया, पता नहीं हमें वो कितना गया है। अब नॉर्थ में वो जा रहा है उत्तर की ओर, उसका फेस इधर है, फेस इधर है तो लेफ्ट किधर होगा उसका, बायां हाथ इधर, और राइट किधर होगा उसका, दायां हाथ इस साइड। एंड रोड 1 किलोमीटर। अच्छा, अभी उसके बाद वो फिर बाय मुड़ा, लेफ्ट की ओर मुड़कर, और फिर वो कितना चला, 1 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। यहां से जब वो आ गया, अगेन इसका बाएं है, लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड, इधर जाकर वो फिर से चला 2 किलोमीटर। उसने खुद को अपने शुरुआती बिंदु से 1 किलोमीटर पश्चिम में पाया, यानी कि ये जो है, ये इसका शुरुआती बिंदु था, वहां से वो कितना दूर है, अभी 1 किलोमीटर है, और ऑब्वियसली पश्चिम में ही है, क्योंकि आपको पता ही चार्ट, इधर आता है वेस्ट, नीचे आता है साउथ, ऊपर आता है नॉर्थ, और इधर आता है ईस्ट। तो अभी वो अपने आप को शुरुआती बिंदु से कहाँ पा रहा है, 1 किलोमीटर पश्चिम में। प्रारंभ में उसने उत्तर की ओर कितनी दूरी तय की, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा किस डायरेक्शन में है, ये पूछ रहा है कि अब वो किस डायरेक्शन से उसने, जिसमें चला था स्टार्टिंग में, यहाँ से जो वो गया था, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। बहुत इजी है, 2, क्योंकि जब ये और ये बराबर है 1 1, तो ये आमने सामने वाले बराबर हो जाएंगे 2, और ये 2, आंसर आ जाएगा बी, 2 किलोमीटर। 3 of the following 4 numbers are alike in a certain way. हमें बताना है इनमें से 3 जो हैं संख्याएं, वो बिल्कुल एक दूसरे के समान है, जबकि एक असमान है। हमें बताना है वो कौन सी असमान संख्या है। 133, 166, 803, 393। वैसे तो ए और बी में आपको एक कुछ सिमेट्री दिखी रही होगी, 133, लेकिन इसका ये हो सकता है, लेकिन हम डी को भी देखें। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 9। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 6। अगेन 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 3। बट सी में ऐसा रूल नहीं लगता, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो इसमें से अलग है, अलाइक है, वो है सी। आपको अगर इन क्वेश्चन में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हमें ऑड वर्ड या ऑड नंबर हमें बताना है कौन सा है। 8, 729, 4096 और 1। 8 अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, 2 का क्यूब है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 729, एक तो ये 27 का क्यूब है, 27 का स्क्वायर है, 27 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। दूसरा ये 9 का क्यूब है, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4096। ये 64 का तो स्क्वायर है और 16 का क्यूब है। 1 को अगर हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 की कितनी भी पार कर लो आप, इवन 1 लाख 1 करोड़ भी, तो भी वो 1 ही आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो ए है वो डिफरेंट कैसे है, वो सिर्फ किसी नंबर का क्यूब है, उसे 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, लेकिन बाकी सारे नंबर स्क्वायर भी हैं, उसके वर्ग भी हैं और उसके क्यूब भी हैं, घन भी है, तो यानी उसे दोनों बार 2 बार मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहे हैं, 3 पे भी। आंसर हो जाएगा ए। कासिम इज नॉट द लीनेस्ट, कासिम सबसे दुबला तो नहीं है। इसमें हमें सबको ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी पोजीशन होगी, तो ये हो गई कोई कासिम की पोजीशन, ये लास्ट में तो नहीं आएगा। गोपी हीना की तुलना में मोटी है, यानी कि जी ज्यादा है एच से, हीना से तो ज्यादा है, लेकिन माधवी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि इससे भी ज्यादा आएगा एम। माधवी इन दोनों से सबसे ज्यादा है। कासिम भी माधवी जितना मोटा नहीं है, यानी कि कासिम भी यहाँ तो नहीं आएगा, क्यों, माधवी के साथ तो नहीं आ सकता। समूह में सबसे दुबला व्यक्ति कौन है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें पता लग गया कि माधवी से तो कम ही है गोपी, और गोपी से कम ही है हीना। ये तो ऑर्डर आप फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे बन जाएगा।
कासिम को इन्होंने ये बता दिया कि वो लास्ट में नहीं आ सकता क्योंकि सबसे दुबला नहीं है, ना ही वो स्टार्टिंग में आ सकता क्योंकि वो माधवी जितना भी नहीं है। तो कासिम कहाँ आएगा? इसके बीच में ही आएगा, या तो गोपी से कम या फिर ज्यादा। पूछा क्या है? सबसे दुबला है, यानी लास्ट में कौन बच रहा है? एच बच रहा है लास्ट में। आंसर हो जाएगा हिना। इसमें हाइट के, वेट के, कई तरीके के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर? इसमें एक तरीका तो वही है ट्रेडिशनल कि आप काउंट करो, लाइक 1 2 3 4, फिर इस तरीके से 2 का स्क्वायर बनाओ और फिर 4 का ये हिसाब से देखो, इस तरीके से काउंट करते रहो। एक तरीका क्या होता है स्क्वायर्स के केस में, ये कितना है? 1 2 3 और 4। ऐसे इधर से भी कितना है? 1 2 3 और 4। तो आप क्या करो, मैक्सिमम नंबर ले लो 4, उसका स्क्वायर प्लस उससे कम जाते रहो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यही है इसका मेथड। 4 स्क्वायर हो गया 16, देन 9, देन 4 एंड देन 1। कितना आ रहा है इन सबको ऐड करके? 30। ए इज योर करेक्ट आंसर। K remembers that her father's birthday was certainly after 20th. K को इतना याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 20 दिसंबर के बाद, लेकिन 25 दिसंबर से पहले था। यानी K के हिसाब से उसके फादर का बर्थडे हो गया 20 से 25 के बीच में। आगे उसकी बहन जी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 28 से पहले है। जी के हिसाब से उसके पापा का बर्थडे कब पड़ता है? 23 से लेकर 28 के बीच में। ये एक ही कॉमन आदमी की बात हो रही है क्योंकि दोनों भाई बहन है, इसलिए 28 दिसंबर से पहले। दिसंबर की किस तारीख को उनके पिता का जन्मदिन था? अब हमें बताना है कि निश्चित रूप से, डेफिनेटली इस दिन तो बर्थडे होगा ही होगा, यानी इनमें से कॉमन क्या है? बात सिर्फ इतना पूछा जा रहा है। 23 के बाद और 25 से पहले क्या आ जाएगा आंसर? ए 24th। On 8th Feb 2005 it was Tuesday. What was the day on 8th Feb 2004? जब 8 फरवरी 2005 को तो मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? 2005 तो लीप ईयर नहीं है, आपने लीप ईयर पढ़ा होगा, वो वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2000 है, फिर 2004 है, इसे आप 4 से डिवाइड करके देखो, ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में एक लीप ईयर है। कितने से जा रहे हो उससे मैटर नहीं करता, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है। लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में होते हैं हमारे पास 366 डेज। नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? 365। एक कॉन्सेप्ट आता है ऑड डे का। ऑड डे का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नंबर हम देखते हैं पूरा साल का, जैसे नॉर्मल ईयर कितने दिन का होता है? 365 का होता है, 365 डेज होते हैं किसी भी साल में। उसे 7 से डिवाइड करो। 7 से क्यों किया? कि इतने तो हफ्ते बनने ही बनने हैं, कितने वीक्स हैं, तो ये जाएगा 52 टाइम्स, तो ये पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन कितना बच रहा है रिमाइंडर? पॉइंट में नहीं लाना हमें आंसर, एक रिमाइंडर तो बच ही रहा है इसका। यानी कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हुए? एक, यानी 52 तो हफ्ते आ ही रहे हैं, इतने तो रिपीट हो ही रहे हैं, लेकिन एक क्या है? ऑड डे है। लीप ईयर की बात करो, ऑब्वियस है इसमें 365 में एक ज्यादा और हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर कितने ऑड डेज बच रहे हैं? लीप ईयर में बच रहे हैं 2 ऑड डेज। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके करना है हमें। अब 8 फरवरी 2005 को अगर मंगलवार था, तो उससे पहले लीप ईयर में कितने दिन आगे जाएंगे हम? 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं ना लीप ईयर के हिसाब से। नॉर्मली अगर इस साल आपका बर्थडे मंगलवार को है, तो पिछले साल आपका बर्थडे रहा होगा मंडे को, लेकिन क्योंकि वो लीप ईयर था, तो लीप ईयर होने की वजह से फरवरी में 29 दिन हो गए थे, तो वो मंडे नहीं होगा, वो होगा संडे को। ये आप खुद भी चेक करके देख लेना किसी भी कैलेंडर से कि अगर पिछला साल लीप ईयर था तो वो 2 दिन से आगे बढ़ता है। आंसर हो जाएगा इसका संडे, यानी कि सी। ये आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो। सपोज अब ये 2023 चला है, तो 2024 आएगा अब जो लीप ईयर होगा, यानी कि आपका जो बर्थडे 2023 में रहा होगा, अगर संडे को आपका बर्थडे 2023 में है, तो अगले साल मंडे को होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब वो कब होगा? अब होगा ट्यूसडे को, मंडे छोड़कर। लीप ईयर में 2 दिन हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2 ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आता है। लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी
सदी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता? मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे या फ्राइडे? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसको अभी समझ लो और बाद में आप इसे याद रख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। 1 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं आपको बार बार करके नहीं देखना, 7 से डिवाइड, आप बस याद रख लो 1 ईयर में होते हैं 1 ऑड डे। और अगर हम बात करें लीप ईयर की तो आ जाते हैं 2 ऑड डेज। ऐसे ही जब 100 ईयर्स निकाला जाता है, 100 ईयर में अब कई सारे, तो इसमें लीप ईयर भी आएंगे, कुछ नॉर्मल ईयर भी आएंगे। तो सीधे आपको इतना याद रखना है इसमें कितने ऑड डेज आते हैं, 5 ऑड डेज। ऑड डेज कौन से हुए? यानी जब हफ्ता कंप्लीट हो जाता है, जैसे संडे से लेकर सैटरडे तक की साइकिल तो रिपीट हो रही है, उसके बाद एक्स्ट्रा कितने दिन बचे, फिर से दोबारा आएगा संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन अगेन वो एक दिन एक्स्ट्रा है या 2 दिन एक्स्ट्रा या 3 दिन, ये होते हैं ऑड डेज। लास्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी के हिसाब से 100 साल में अगर 5 ऑड डे हैं तो 5 ऑड डे का मतलब क्या है? अच्छा, इन ऑड डेज की भी एक पूरी नंबर होती है। जैसे 0 अगर ऑड डे है तो इसका मतलब हो जाएगा संडे, ये आपको याद रखना है। 1 है तो हो जाएगा मंडे, 2 से ट्यूसडे, अगर 2 ऑड डेज हैं, 3 से आपका आ जाएगा वेडनेसडे, ऐसे ही 4 ऑड डेज हैं तो आया थर्सडे, 5 ऑड डेज हैं तो आपका आता है फ्राइडे। तो ये आपको याद हो जाता है। 100 साल की एक सेंचुरी होती है, एक शताब्दी, उसका आखिरी दिन आता है फ्राइडे। अभी आपने समझ लिया, आगे आप इसे याद कर सकते हो, इसे नोट जरूर कर लेना। बात करते हैं 200 ईयर्स की, तो 5 इंटू 2 कितने हो गए? 10। 10 के हिसाब से जब आप 10 को 7 से डिवाइड करोगे, 3 रिमाइंडर बच रहा है। जो 3 शेष है, 3 ऑड डे पर क्या आ रहा था? यहाँ आ जाएगा वेडनेसडे आ जाएगा। तो 200 साल में जो आखिरी दिन है वो बचेगा वेडनेसडे। देन 300 साल में अगेन यही 15 आया, 5 इंटू 3 कितना बचा? 7 से डिवाइड करने के बाद एक बच रहा है रिमाइंडर, तो 1 ऑड डे, 1 ऑड डे पे क्या आता है? मंडे। तो आखिरी दिन हो गया 300 सालों में मंडे। 400 सालों की बात करें, ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसमें आता है पूरा 0 ऑड डे का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि 0 ऑड डे है तो ये कितना हो जाएगा? 0 का मतलब संडे, इस तरीके से। और इसके बाद ये साइकिल रिपीट होने लग जाती है। अब फिर 500 साल आएंगे, फिर से वो पहले फ्राइडे बचेगा, देन 600 में वेडनेसडे, फिर मंडे, फिर संडे। कौन से ऐसे डेज हैं जो कभी भी याद नहीं आते? अब आप याद रख सकते हो, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, TTS से, लेकिन सैटरडे है, संडे नहीं है, ये याद रखना, ये कभी भी नहीं हो सकते। आंसर हो जाएगा C। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे सेकेंड लेटर। हमें यही बताना है, जैसे BDHP का CFJT से क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है, और ऐसे PHDB का किससे होगा। B से अगर मैं C में जाती हूँ तो क्या किया होगा मैंने? एक प्लस किया होगा, B के आगे C है। D से आगे कितना है? E और F, 2 हैं। H से आगे कितना है? I, J, 2 हैं। और P से आगे कितना है? Q, R, S, T, 4 है। यानी इतना मुझे ऐड करना है। तो अब वही रिलेशन यहाँ लगाओ, P से एक आगे कितना आ जाएगा? Q, H से 2 आगे आ जाएगा J, और D से आपका 2 आगे हो जाएगा F, और B से आपका 4 आगे हो जाएगा F। तो आंसर हो जाएगा D, QJFF। इसमें हमें फिर से रिलेशन निकालना है 735 और 612 में जो है, ऐसे ही 476 का किससे होगा। 7 से 6 जाएंगे तो क्या होगा? -1। 3 से जाएंगे 1 में तो होगा -2, और 5 से जाएंगे तो होगा -3। तो इसी को करते हैं, 4 में से 1 माइनस किया, बचा 3, 7 में से 2 गए 5, और 6 में से निकालने में 3। आंसर क्या हो जाएगा? A, 353। A watch loses 2 minutes per day। कोई एक घड़ी प्रतिदिन 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि एक अन्य घड़ी, यहाँ 2 घड़ियों की बात की जा रही है, तो दूसरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट तेज हो जाती है। किसी खास दिन दोनों घड़ियां एक समान समय निर्धारित किया जाता है, यानी कि एक दिन दोनों घड़ियों का टाइम सेट कर दिया जाता है। वैसे एक घड़ी 2 मिनट धीमी है और एक घड़ी 2 मिनट तेज हो जाती है 24-24 घंटे में, लेकिन एक दिन इन दोनों का टाइम सेट कर दिया। अब हमें बताना है दोबारा दोनों घड़ियां सब कब जो है समय एक जैसा दिखाएंगी, तो ये हमको निकालना है।
जब आपको ये कहा गया है कि पहली घड़ी में कितना आगे बढ़ रहा है, वो एक दिन में 2 मिनट वो लूज कर रही है, यानी वो पीछे रह जा रही है, -2 हो जा रहा है। और अगली घड़ी जो है वो मतलब -2 क्या है कि वो पीछे रह जा रही है, और जो अगली घड़ी है वो क्या हो रही है, उसमें 2 आगे बढ़ जा रहे हैं एक दिन में, +2 हो जा रहा है। या माइनस आपको अलजेब्रा वाला नहीं लेना है, बस ये समझना है कि ये 2 12 के हिसाब से ये पीछे थी 10 पर आ रही है, और ये आगे है 2 पर आ जाएगी। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 4 आ गया ना। यही है रिलेटिव स्पीड उस घड़ी की, इन दोनों घड़ियों की आपस में कितनी हो गई, वो एक दूसरे से कितनी दूरी है, 4 मिनट की दूरी रखती है 24 घंटे में। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, और ये किसी भी वैल्यू को रख सकते हैं आप, इसका एकदम से आंसर निकाल देंगे। बहुत इसकी सिंपल सी ट्रिक है। अगर इन दोनों घड़ियों को सेम टाइम दिखाना है, तो उसके लिए इसको सबसे पहले तो क्या करना होगा, इट शुड मेक 12 आवर्स। 12 आवर्स का मतलब है 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 12 घंटे में हो जाएंगे 720 मिनट। ये तो फिक्स है, ये तो चेंज होने वाला नंबर नहीं है, 720 मिनट आपको लेने हैं। इससे आपको सिर्फ डिवाइड करना है उस नंबर को जो उन दोनों घड़ियों के बीच का अंतर है। यहाँ पे क्या कहा गया था, 2 मिनट कम है 2 मिनट ज्यादा है, तो अंतर आ गया 4। इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 180 दिन। लेकिन अगर क्वेश्चन किसी और तरीके से आ जाए कि कोई घड़ी 3 मिनट पीछे हो जाती है और 4 मिनट पीछे आगे हो जाती है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरीके से आप उनका बीच का डिफरेंस निकालोगे और उसे डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 180 दिन बाद ये सेम टाइम दिखाएगी। सो दिस वॉज ऑल इन टूडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ लेने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।